हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है। ठीक है, इसको कैसे याद किया जाए, यानी कि ट्रिक्स के साथ इसको कैसे आसानी से याद किया जाए, और तीसरी बात इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी आप क्या जानकारी किसी रिएक्टिविटी सीरीज से ले सकते हो, उन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर साल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। पोटेशियम और सोडियम ये कैसे हैं? ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, कोल्ड वाटर से। परंतु कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करते। उनकी अगर पानी से अभिक्रिया करवानी है तो पानी को स्टीम में, यानी कि भाप में बदलना पड़ता है, जैसे आयरन और जिंक। ये तभी अभिक्रिया करते हैं जब वाटर किस फॉर्म में हो? स्टीम की फॉर्म में हो, यानी भाप की फॉर्म में हो। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो ना स्टीम से रिएक्शन करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, जैसे Ag, Au। Ag क्या है? चांदी। और Au क्या है? गोल्ड। मतलब ये कि यहां से हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आया क्या कि कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टीम से कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कर ही नहीं रहे। मतलब क्या सारी धातुएं एक जैसी अभिक्रियाशील नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सभी धातुएं अलग अलग अभिक्रियाशील हैं, यानी कि सभी की रिएक्टिविटी क्या है? अलग अलग है। अगर हम धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिख लें, क्रम का मतलब यहां क्या है कि पहले ऐसी धातु को लिखें जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके नीचे मान लीजिए ए कोई धातु है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसको सबसे पहले लिख लो। फिर उसके बाद जो अभिक्रियाशील धातु है उसको लिख लो, फिर उसके बाद और लास्ट तक आप लिखते जाओ। यानी कि एक ऐसी श्रेणी बना लो, एक ऐसा क्रम बना लो जहां पर धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा जाए। घटते का मतलब है सबसे पहले ये जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, लास्ट में वो जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। इस प्रकार की सीरीज को, इस प्रकार की श्रेणी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कॉपी पेन लीजिए और अच्छे से डेफिनेशन नोट कीजिए मैंने क्या बताई है। देखिए, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना क्या कहलाता है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहलाता है। आ जाएगी बात समझ में? ये एक सीरीज यहां लिखी हुई है, ये घटते क्रम में ही है, पर इसको मैंने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिखा है, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट लिखा है, परंतु आप इसको टॉप टू बॉटम ऐसे लिखोगे। मैंने समझाने के लिए लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने ये लिखा है, ये ऐसे लिखोगे। तो ये जो सीरीज है इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आइए इसको नोट करते हैं। सबसे पहले कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, फिर लेड। ठीक है, यहां तक आके रुक जाइए। हाइड्रोजन से अलग लिखना शुरू करिए, थोड़ा आसान होगा और हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au और प्लेटिनम। यानी ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। कहां से शुरू हुई? पोटेशियम से। कहां खत्म हुई? प्लेटिनम पर। यानी कि सबसे पहली बात, कोई आपसे कहे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो क्या कहोगे? पोटेशियम। सबसे कम? प्लेटिनम। सीरीज यही तो है कि धातुओं को हमने उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा है। तो घटते क्रम में लिख दिया, प्लेटिनम लास्ट में आ गया, पोटेशियम शुरू में आ गया। अब सबसे पहली समस्या आती है कि ये जो सीरीज है इसमें याद कैसे किया जाए, यानी कि कोई ट्रिक है जिससे आसानी से हम इसको याद कर सकें? बिल्कुल है। देखिए, ट्रिक पे बात करते हैं। एक ट्रिक आपको याद करनी है। कृष्ण ने कंस को मारा और जा फेंका समुद्र पार।
एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे साथ वीडियो को पॉज कीजिए और ट्रिक को बोलने की कोशिश कीजिए। क्या सीखा आपने? क्या सीखा? कृष्ण ने कंस को मारा और जा फेंका समुद्र पार। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के। ठीक है, तो देखिए, कृष्ण के ने सोडियम, कंस कैल्शियम, मारा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जा फेंका जिंक, फेंका Fe आयरन, समुद्र S टिन। ठीक है, पार मतलब Pb। दोबारा देखिए, कृष्ण के से क्या बना? पोटेशियम, ने Na से क्या बना? सोडियम, कंस के से क्या बना? कैल्शियम, मारा क्या बना? मैग्नीशियम, और ए से क्या बना? एल्यूमिनियम, जै से क्या बना? जिंक, फेंका F से क्या बना? Fe, समुद्र S से क्या बना? Sn, और पार P से क्या बना? Pb। आगे बात समझ में? यहां तक आपको ये सीरीज इस लाइन से याद करनी है। फिर आपको याद करना है ये, पढ़िए क्या लिखा है? हाई कोर्ट है आपका। का से कोई मतलब नहीं है, का बाहर हो चुका है, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं। हाई कोर्ट है आपका, तो H हाई कोर्ट में जो है यानी हाइड्रोजन, कोर्ट C का मतलब कॉपर, कोर्ट का जो है ना वो कॉपर के लिए है, दोबारा है आया है वो मरकरी के लिए है, Hg। ठीक है, आप ए का, पहले ए का मतलब Ag, दूसरे ए का मतलब Au, और तीसरे P जो है उसका मतलब है प्लेटिनम। तो आपको दो लाइनें याद करनी है, दोनों लाइनें याद करते ही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पक्की और आपके मार्क्स भी पक्के। क्या याद करना है? एक बार मैं इसको कवर करता हूं, आप बोल के देखिए। क्या बोला आपने? कृष्ण ने कंस को मारा और जा फेंका समुद्र पार। दूसरी लाइन क्या है? हाई कोर्ट है आपका। अगली बात समझ में? तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। अब इस सीरीज से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, वो अब हम बारी बारी बात करने वाले हैं। आइए ये पता करें कि रिएक्टिविटी सीरीज के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज का सबसे पहला फायदा, इस सीरीज में ऊपर आने वाले तत्व यानी कि जो शुरू में आने वाले तत्व हैं वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं और लास्ट में आने वाले तत्व कम अभिक्रियाशील हैं। सबसे पहली जानकारी हमें यह मिलती है। तो कोई आपसे पूछे, बताओ पोटेशियम क्रियाशील धातु है या नहीं है? बिल्कुल, सीरीज यहीं से शुरू हुई है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है। क्या प्लेटिनम क्रियाशील धातु है या नहीं है? सीरीज में लास्ट में आता है ना, तो बिल्कुल नहीं है। कोई आपसे पूछे, क्या कॉपर क्रियाशील है? हाँ, कॉपर क्रियाशील है, इनसे तो ज्यादा है और बाकी सबसे क्या है? कम है। आगे बात समझ में? तो आप किसी भी धातु को यह बता सकते हो कि वो क्रियाशील है या नहीं है। दूसरा फायदा, हम तुलना कर सकते हैं। तुलना कैसे? कोई आपसे पूछे, जिंक और आयरन में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, बताओ। जो सीरीज में पहले आएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो सीरीज में बाद में आएगा वो कम अभिक्रियाशील है। तो आपका आंसर आ गया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यानी जिंक आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, कोई आपसे दोबारा पूछ ले, क्या कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो आपका जवाब आ जाएगा। कैसे? आपको सीरीज याद है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पहले मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, आ जाएगी। दो फायदे हो गए, एक तो ये पता लगता है कि कोई एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं है, दूसरा हम तुलना कर सकते हैं कि ये उससे कम है या उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तीसरी बात, जो टॉप पर हैं यानी पहले जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलते। मुक्त मतलब फ्री फॉर्म में, यानी जो शुरू के एलिमेंट्स हैं वो या तो अपने ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, या अपने सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, या अपने क्लोराइड के रूप में मिलेंगे, यानी कि वो कभी भी फ्री फॉर्म में, सोडियम ऐसे कभी नहीं मिलेगा कि अकेला सोडियम, ये किसी न किसी धातु के, किसी न किसी पदार्थ के साथ मिलेगा, यानी यौगिक के रूप में मिलेगा, कंपाउंड के रूप में मिलेगा, हमेशा सिंपल एलिमेंट के रूप में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। समझ में आ गई बात? पर क्या ये बात इन पे भी लागू होती है? बिल्कुल नहीं। जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो फ्री फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, ये फ्री फॉर्म में, मुक्त अवस्था में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं।
अगली जानकारी क्या है, आइए देखते हैं। हमें यह पढ़ाया जाता है कि कोई भी धातु जो होती है वो, जैसे मान लीजिए जिंक धातु है, वो अम्ल से अभिक्रिया कर कर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, यानी कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कर क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। परंतु ये बात सभी धातुओं पे लागू नहीं होती, यानी कंफ्यूजन हो गया, कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी और कौन सी नहीं बनाएगी, ये हम इस सीरीज से बता सकते हैं। कैसे, देखिए, वे धातुएं जो हाइड्रोजन से इस तरफ हैं, ऊपर की तरफ, वे सभी अम्लों से अभिक्रिया करेंगी और कौन सी गैस बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, और जो इस तरफ वाली हैं वो नहीं बनाएंगी। समझ में आ गई बात। तो कोई आपसे पूछे क्या कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन के इस तरफ आता है। मैं पूछूं क्या आयरन H2SO4 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, आपका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आयरन इस तरफ है। तो आपका सही सा समझ में आने वाली बात यही हुई कि हाइड्रोजन से इस तरफ वाली सभी धातुएं एसिड से अभिक्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, और इस तरफ वाली यानी कि ये जो धातुएं हैं ये एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी। आ जाएगी बात समझ में। अगला फायदा क्या, आइए रिएक्टिविटी सीरीज के अगले फायदे पे बात करते हैं। आपने लेसन 1 में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनें कुछ होती हैं, हिंदी में कहें तो विस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर लेता है। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास जिंक धातु है और ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये आप सीरीज से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जिंक पहले आया है तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर बाद में आया है तो कम अभिक्रियाशील है। मतलब जिंक जो है यहां से कॉपर धातु को अलग कर देगा। तो आपकी अभिक्रिया कैसे हुई, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। रिएक्टिविटी सीरीज का यह फायदा है कि हम ये बता सकते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनें होंगी या नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। बताइए क्या ये रिएक्शन होगी। ध्यान से देखें तो यहां दो मेटल हैं, कॉपर और जिंक। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कैसे पता चला, सीरीज से पता चला। ठीक है, कॉपर को अब जिंक को डिस्प्लेस करना है, यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु को ज्यादा वाले को डिस्प्लेस करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनों की डेफिनेशन ये कहती थी कि मोर रिएक्टिव यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम वाले को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है पर कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। आपको समझ आया? अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो मैं आपको अब 3 एग्जाम्पल देने वाला हूं। आपको वीडियो पॉज करना है और इन तीनों एग्जाम्पलों को सोल्व करके देखना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो ही गई। फटाफट देखिए पहला एग्जाम्पल, लेड प्लस FeSO4। नोट कर ले अपनी कॉपी में, कॉपर प्लस AgNO3। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है आपका Fe प्लस CuSO4। आपको वीडियो पॉज करना है और यह बताना है इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पॉसिबल है और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट अपना आंसर लेके आइए। आपका आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। देखिए आपने क्या देखा, यहां पर 2 मेटल हैं, लेड आयरन, कॉपर Ag आयरन और कॉपर। पहले वाले केस में आइए, लेड को आयरन डिस्प्लेस करना है, मतलब अगर लेड ज्यादा अभिक्रियाशील है तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, अगर लेड कम अभिक्रियाशील है तो यह रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि जो एलिमेंट हटाए दूसरे को वो ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। तो लेड और आयरन में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, आके यहां चेक करो, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है लेड से, तो ये अभिक्रिया नहीं हो सकती।
अगली देखिए, कॉपर और एजी में कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो एजी को हटा देगा यहां से। कॉपर और एजी में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? कॉपर, तो ये रिएक्शन होगी। और कैसे हो जाएगी? कॉपर का नाइट्रेट बनेगा और एजी अलग हो जाएगी। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? FeCuSO4, Fe और Cu में चेक करो कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है, Fe तो यहां आता है और कॉपर यहां है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल देके ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये वाली अभिक्रिया हो सकती है या ये वाली अभिक्रिया नहीं हो सकती। आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। जिंक, Fe, कैल्शियम और सोडियम, इनको धातुओं के ज्यादा अभिक्रियाशीलता से कम अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिख के दिखाइए। मतलब सबसे पहले वो बताओ जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। देखिए ध्यान से सीरीज को, सीरीज में सबसे पहले कौन आता है? सोडियम, फिर कौन आया? कैल्शियम, फिर कौन आया? आयरन, सॉरी फिर कौन आया? जिंक, और फिर कौन आया? आयरन। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि बताओ ये ज्यादा अभिक्रियाशील है या ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। आगे बात समझ में? आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि धातुएं अलग अलग रिएक्टिव हुई ही क्यों। यानी पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों हुआ, प्लेटिनम कम रिएक्टिव क्यों हुआ। आगे बात समझ में? देखिए धातुओं की खास बात होती है कि वे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और धन आयन बनाते हैं। यानी Na पॉजिटिव आयन बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, सभी धातुएं ऐसा करती हैं और अभिक्रिया करती हैं। वे धातुएं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगी वे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी। वे धातुएं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगी यानी देरी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगी वे कम अभिक्रियाशील होंगी। यानी पोटेशियम इलेक्ट्रॉन छोड़ने के मामले में सबसे पहले है, यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव धातु है। ये देरी से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने के करैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देंगे तो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे, अगर वो देरी से करते हैं तो वे कम अभिक्रियाशील होंगे। आ जाएगी बात समझ में कि धातुएं अलग अलग रिएक्टिव क्यों थी। डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है, उनकी कोशिश है, उस पे ये सब डिपेंड करता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज पे। सब कुछ समझ में आता है, पर ये हाइड्रोजन यहां क्या कर रहा है? हमने तो इसको मेटल में पढ़ा ही नहीं था कि हाइड्रोजन मेटल भी होता है क्या, और वो इस सीरीज में बैठा है। तो आपको ये बात समझने के लिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। क्या कि हाइड्रोजन का एक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आयन बना लेता है। इसके बदले हाइड्रोजन की ये भी खास बात है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर H नेगेटिव आयन भी बना लेता है। मतलब हाइड्रोजन दोनों काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर धन आयन बना सकता है, इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बना सकता है। हाइड्रोजन ये गुण दिखाता है, कौन सा वाला? इलेक्ट्रॉन छोड़कर धन आयन बनाने वाला। इसलिए हाइड्रोजन को इस सीरीज में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। कैसे? Ag क्या करता है? Ag पॉजिटिव बनाता है एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर। जिंक क्या करता है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Zn2 पॉजिटिव बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी करता है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को शामिल किया गया है। आ जाएगी बात समझ में? मैंने आपको जितना रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में 10th के लेवल पे बनता है वो सब बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आपको सोल्व करने हैं और कमेंट करके उनके आंसर देने हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन, ए कोई मेटल है जो फ्री फॉर्म में मिलता है, मतलब मुक्त अवस्था में, वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। बताइए वो हाइड्रोजन से नीचे मिलेगा सीरीज में या हाइड्रोजन से ऊपर? नीचे का मतलब है इस तरफ, ऊपर का मतलब इस तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए कोई मेटल है जो फ्री फॉर्म में है, बताओ वो हाइड्रोजन से नीचे होगा या ऊपर? अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ ये हमारी धातुएं हैं। बताइए एफ जो धातु है उसकी क्या संभावना है? वो मुक्त अवस्था में मिलेगी यानी कि फ्री फॉर्म में मिलेगी, या कंबाइंड फॉर्म में यानी कि यौगिक के रूप में मिलेगी? एफ के बारे में क्या संभावना है ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, इसी सीरीज में ए की क्या संभावना है? ए किस फॉर्म में मिलने वाला है? फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाला है?
अगला क्वेश्चन सुनिए, यदि हाइड्रोजन से कम और हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातुओं के दो दो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं तो आपको बताने हैं। यानी आपको यह बताना है कि ऐसे दो एग्जाम्पल बताओ जो धातुओं के हों और हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हों, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील हों। ये आपने कमेंट करके बताना है कि कौन सी ऐसी दो धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं और हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ट्रिक कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।